हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का जो क्लास होने वाला है ना बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न को याद करते चलना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन बैंक का है और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर साल आता है। हर साल ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए बच्चे, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग पहले बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा शेयर कर देना है, क्योंकि ऐसा क्लास यहाँ देखिए बहुत ही यहाँ पे कम मिलता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जितने भी ये स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए बाबू, एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का क्लास यहाँ देखिए वायरल प्रश्न है, वो भी सब्जेक्टिव फिजिक्स का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का फिजिक्स क्लास 12th का, और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स का ऐसा प्रश्न जो 2024 में जरूर आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। यहाँ आप देखिए ऐसे आपको लिख देना है। यहाँ आप देखिए ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू शुरू करें क्लास, बिना किसी देरी के शुरू करें। एक बार बता दीजिए, एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा, और जैसे आंसर लिखे हैं ना बाबू, सेम टू सेम एग्जाम में वैसे ही लिखना है, क्योंकि जो आपके टॉपर होते हैं ना इसी प्रकार से क्वेश्चन को आंसर देते हैं और इसी प्रकार से लिखते भी हैं। तो आपको वैसे ही लिखना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला जो नंबर क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लीजिए 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है, जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। और देखिए बाबू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेश संरक्षण सिद्धांत 2020 में हालांकि पूछा गया है और ये 2024 में भी पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो बाबू सबसे पहला लिखिएगा आप लोग कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले यानी सबसे प्रथम में किसने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। सबसे पहला बात आपको ये लिखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, यानी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उनके हिसाब से क्या होगा, आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। यानी आवेश को कोई भी इंसान उत्पन्न नहीं कर सकता है, आवेश को कोई भी इंसान नष्ट नहीं कर सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो प्रकृति में ये सदैव मुक्त में रहता है। यानी कहने का मतलब ये सदैव ही मुक्त में नहीं, यानी क्या सदैव ब्रह्मांड में ये पाया जाता है। तो ना तो इसे कोई नष्ट करेगा ना तो कोई इसे उत्पन्न करेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। याद हो गया। देखिए कैसे लिखना है हम आपको समझा दिए हैं। देखिए वैसे ही लिखा होगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले हम क्या बताएं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब यहाँ देखिए इनके अनुसार क्या होता है, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम अभी आपको बताएं कि ना इसको उत्पन्न करेंगे ना इसको नष्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित है। यानी कहने का मतलब कि ये जो विद्युत आवेश है वो ब्रह्मांड में सदैव ही यहाँ पे संरक्षित है। बहुत ही बढ़िया है, ना इसको कोई हटा सकता है मतलब खत्म कर सकता है, ना ही कोई उत्पन्न कर सकता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका, बता दीजिए समझ में आया। पहले नंबर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, याद हो गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुण लिखे। बाबू ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसके दो गुण लिखे। पूछा गया प्रश्न है, यहाँ देखिए 2012 में पूछा गया प्रश्न है, आ सकता है 2024 में, क्योंकि वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशियां होती हैं जिसके कारण क्या होता है बाबू, पदार्थ में विद्युत तथा यहाँ देखिए उससे संभावित प्रभाव उत्पन्न होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश।
इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसके दो गुण लिखिए। आपको सेम टू सेम यहाँ पे पहले हेडिंग, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हेडिंग डालना है, विद्युत आवेश क्या होता है। फिर आपको लिखना है कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशियां होती है जिससे क्या होता है, जिसके कारण पदार्थ की विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखिए इसके दो गुण पूछा जाता है, तो इसके दो गुण आप लोग क्या लिखिएगा कि क्या होता है, ये जो होते हैं योगात्मक होते हैं, यानी आवेश जो होते हैं वो क्या होता है, जो विद्युत आवेश होता है वो योगात्मक होता है। पहला आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, योगात्मक होता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा, जो विद्युत आवेश का काम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में पड़ता है। यहाँ आप देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए दूसरा कि आवेश संरक्षित भी होता है। जो आवेश होता है बाबू, आवेश तो संरक्षित होता है, आपको पता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम नष्ट कर सकते हैं, ये भी आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशियां होती है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रभाव का यहाँ पे पता लगता है, उसकी जानकारी होती है, उससे हम लोग नए नए प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। इसलिए क्या होता है, ये आवेश जो होता है योगात्मक होता है। दूसरा, आवेश संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, आवेश ब्रह्मांड में सुरक्षित है, संरक्षित है, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। बाबू इसको मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग लिखें, संधारित्र के दो उपयोगों को लिखना है आपको। तो बाबू कौन कौन सा उपयोग है, देखिए टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए वैसे ही लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको कि संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला क्या कि ऊर्जा संचायक के रूप में संधारित्रों का उपयोग किया जाता है, संधारित्रों का उपयोग ऊर्जा के संचायक के रूप में किया जाता है, ये याद रखिएगा। संधारित्र का अगर आपसे उपयोग पूछे तो आप लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए संधारित्र का उपयोग ऊर्जा संचायक के रूप में किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे देखिए जो संधारित्र होता है इसका जो प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए कि संधारित्र के दो उपयोग, पहला ऊर्जा संचायक के रूप में, अभी बताएं ऊर्जा संचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद हुआ कि नहीं पहले ही बताइए, याद हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और आपको देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है। देख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स नहीं पूछा है, विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और यहाँ देखिए विमा लिखे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, और ये पूछा गया है बाबू क्या 2019 में और 2000 यहाँ पे देखिए 19 में, यानी ये भी क्वेश्चन पूछा गया ही है। तो देखिए विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्लक्स का मतलब जान लीजिए, फ्लक्स का मतलब होता है प्रभाव। विद्युतीय प्रभाव क्या है, विद्युतीय फ्लक्स का मतलब होता है प्रभाव। ये जान लीजिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स अगर पूछे और विद्युतीय प्रभाव पूछ दे तो बाबू इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। विद्युतीय फ्लक्स बोलिए या विद्युतीय प्रभाव बोलिए। तो यहाँ देखिए विद्युतीय फ्लक्स या विद्युतीय प्रभाव क्या है, तो बाबू याद रखिएगा आपको क्या लिखना है कि विद्युतीय प्रभाव को किसी क्षेत्र को पार कराने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की गणना के मापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाएंगे कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, विद्युत प्रभाव के किसी क्षेत्र को पार कराने में विद्युत क्षेत्र द्वारा, यहाँ पे देख लीजिए विद्युत क्षेत्र द्वारा उसकी रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र द्वारा उनके जो रेखाओं की जो संख्या होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। विद्युतीय यहाँ पे क्या बोलते हैं बाबू, विद्युतीय प्रभाव भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आएगा कि इसको सूचित किसके द्वारा किया जाता है, इसको सूचित यहाँ पे देख लीजिए ई यहाँ पे किसके द्वारा, ई एक कोस थीटा के द्वारा यहाँ पे इसे सूचित किया जाता है। फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए इसको सूचित कैसे किया जाता है, तो फाई इक्वल टू ई एक कोस थीटा के द्वारा इसे सूचित किया जाता है।
याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका एसआई मात्रक पूछा है, तो विद्युतीय प्रभाव का जो एसआई यूनिट होता है ये जान लीजिए कि विद्युतीय प्रभाव का एसआई यूनिट क्या होता है। तो विद्युतीय प्रभाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर होते चला जाएगा, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव की क्लियर होगा, सब्जेक्टिव भी याद होते चला जाएगा। बाबू समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि क्लास बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से समझिए कि विद्युत प्रभाव के किसी क्षेत्र को पार कराने में विद्युत क्षेत्र के संख्याओं रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। इसे यहाँ पे देख लीजिए किसके द्वारा, तो फाई इक्वल टू ई कोस थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। ये लिख दीजिएगा, एग्जामिनर हंस हंस के 2 नंबर देगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे 2014 में ये पूछा गया प्रश्न है बाबू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए जो आपको याद होना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसके यहाँ देखिए जीवन उपयोगी उपयोग को लिखें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या है, स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या है। देखिए स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, तो स्थिर विद्युत प्रशिक्षण प्रकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही स्थिर विद्युत प्रशिक्षण कहा जाता है। इसमें 2 प्रश्न है। पहला है कि स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसके उपयोग यानी जीवन उपयोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या होता है। तो स्थिर विद्युत प्रशिक्षण क्या होता है, तो स्थिर विद्युत प्रशिक्षण आकाश के एक निश्चित क्षेत्र की बाह्य क्षेत्र से सुरक्षित यहाँ देखिए रखने की घटना को ही हम लोग स्थिर विद्युत प्रशिक्षण कहते हैं। इसका उपयोग देख लीजिए कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग बरसात में, तूफान के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार या बस के अंदर रहना अत्यधिक सुरक्षित रहता है। कार या बस का यहाँ देखिए आवरण वैद्युत यहाँ देखिए परिरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे ये आप लोग इसके उपयोग में लिख दीजिएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। चलिए बाबू अब बढ़ते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये उसका क्या है बाबू, इंग्लिश मीडियम है। जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं ये इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेश कण का मार्ग कैसा होगा। चलिए यहाँ पे आंसर दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। तो बाबू बताइए कैसा होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ आप देख लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ आप देखिए अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग सरल रेखीय होगा, क्योंकि जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसी कारण से क्या होगा, गतिशील आवेश कण का मार्ग यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए अनुदिश होता है। यहां तक बाबू पूरा क्लियर है। देखिए यहाँ पे समझिए, फिर से बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेश कण का मार्ग कैसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का जो मार्ग होगा सरल रेखीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको ऐसे ही लिख देना है, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम हल्लावा गुली प्रश्न है। लेकिन देखिए 2022 में ये आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है। ये भ्रम में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है बाबू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखें। हम आपको तो पढ़ा चुके हैं, नीला पीला हरा सबका बता चुके हैं। आप लोग आराम से लिख दीजिएगा कैसे लिखना है। नीला और पीला रंगों के लिए, किसके लिए, नीला और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। तो बाबू नीला और पीला के लिए क्या होगा, नीला रंग का कलर कोड का मान 3 और यहाँ आप देख लीजिए पीला रंग का कलर कोड का मान 4 होता है। ये हम आपको बताए हैं कि नहीं, बता दिए। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही लिखना है कि नीला रंग का कलर कोड का मान 3, पीला रंग का कलर कोड का मान 4 होता है। बस ऐसे ही लिख देना है, 2 नंबर आपके हाथ में। तो यहाँ देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देखिए विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखें। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है कि विभव मापी के 2 उपयोग लिखें। बाबू ये सब क्वेश्चन है, ये छपता है एग्जाम में,
तो आप लोग कृपया करके ये सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी बच्चे याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। तो विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से हैं देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताएंगे, टॉपर जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है कि विभव मापी के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ऊपर में ये लिखना है कि विभव मापी के दो उपयोग निम्नलिखित है। इससे क्या होगा, 4 चांद लग जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर में, आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दो उपयोग कौन कौन से हैं। पहला उपयोग है इसका कि विभव मापी की मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। कितना आसान शब्द में लिखे हैं बाबू, ये तो चट से याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, पहला हो गया। चलिए दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इसके मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ देखिए मान ज्ञात किया जाता है। दूसरा आपको क्या लिखना है, किसका लिखना है, तो विभव मापी के उपयोग लिखना है। पहला लिखिएगा बाबू कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, हम नहीं पढ़ा है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे मापा जाता है, और आपको ऑप्शन देते हैं तो आप बताते हैं कि सर जी विभव मापी से, विभव मापी से, विभव मापी से। तो आपको वहीं लिख देना है कि सेल का विद्युत वाहक बल हम विभव मापी से मापते हैं, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसकी मदद से किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध का मान जो होता है वो फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ये लिख दीजिएगा जरूर, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर नंबर देगा आपको, तो आपको ऐसे ही है लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 9 नंबर की धारा घनत्व तो क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। देखिए कितना बार 2019 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, यानी कौन प्रश्न पूछ देगा नहीं जानते, कहीं इसी में से बहुत सारा प्रश्न आ जाए फिर तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, कोई ठीक नहीं है कहीं यही सब प्रश्न आके पूछ दे आप में, तो आपको यहाँ पे देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अब देखिए कि धारा घनत्व तो क्या है, इसे आप लोग क्या समझते हैं। तो धारा घनत्व तो क्या होता है, तो देखिए किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के आप देखिए परिमाणित को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। बाबू हमारा डिफिनीशन यहाँ पे अलग रहता है सबसे, क्योंकि 1-2 लाइन में डिफिनीशन सटीक हम देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है। देखिए कितना बढ़िया से लिखा है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है जिसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है बाबू, याद रखिएगा, क्या, विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है। इसकी दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है, ये आपको लिख देना है। धारा घनत्व का जो सही मात्रक होता है क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है किसका, तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होते जा रहा है, सब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, सब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर साथ में आपका होते जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको लिखना है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश क्वांटिटी होता है, और इसकी दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है। और इसका जो सही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है, क्लियर है बाबू, क्लियर है ना। चले बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि लेंज के नियम को लिखे तथा समझावें। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2016 में, 2019 में, 2023 में, बाबू देख लीजिए कितना बार, 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। तो बाबू ये क्वेश्चन समझ लीजिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब की बार भी आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बिहार बोर्ड का। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि लेंज का नियम को लिखे एवं समझावें। तो लेंज का नियम क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से पूरा इसको समझा भी दिया जाएगा, लिख भी दिया जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए लेंज का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है, उसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्द में देखिए कितना अच्छा है डिफिनीशन कि इस नियम के अनुसार विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो क्या स्वयं उत्पन्न हुई हो।
वह इसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेंज का नियम। आपको उसी प्रकार लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए लेंज का नियम हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ये आप लोग लिख दीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या ज्यादा लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा, एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पक्का 100% गारंटी है। तो आप लोग ऐसे जरूर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विद्युतीय फ्लक्स क्या है बाबू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आखिर होता क्या है, विद्युतीय फ्लक्स आखिर होता क्या है। चलिए तो यहाँ पे समझिए कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। देखिए कितना बेहतरीन डिफिनीशन है इसका, बिल्कुल एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए विद्युतीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल यानी विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। अब देखिए विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो जो विद्युतीय फ्लक्स होता है बाबू, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, उसको हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा फाई ई के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं बाबू, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई ई के द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे कूलम्ब इनवर्स होता है, याद रखिएगा न्यूटन मीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम्ब यहाँ पे इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, कूलम्ब इनवर्स होता है। आपको ऐसे लिखना है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पे याद रखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब वायरल क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए सब पूछा गया क्वेश्चन है, आता है कि भंवर धाराएं क्या है समझाइए हमको। यहाँ पे पूछा गया है कि भंवर धाराएं क्या होती है समझाते हैं, इसके 2 उपयोग लिखे। यहाँ पे देखिए भंवर धाराएं से आप क्या समझते हैं या भंवर धाराएं क्या होती है, भंवर धाराएं के उपयोग लिखिए, भंवर धाराओं के गुण लिखे, भंवर धाराओं के बराबर यहाँ पे देखिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ये सब पूछा जाता है, सब बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए भंवर धाराएं क्या होती है, तो भंवर धाराएं क्या होती है, तो किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त आंसर यहाँ पे लिखा गया है। देखिए कैसे लिखा गया है कि किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। देखिए एक लाइन में आंसर कैसे है कि किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें क्या होती है बाबू, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे ही हम लोग ईडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा को हम लोग इंग्लिश में ईडी करंट भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए धारा की ये भंवरें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। जो भंवर धाराएं होती है बाबू सबसे पहले ही देखिए वृत्ताकार रूप ले लेती है, क्या करती है, जो भंवर धाराएं होती हैं वो वृत्ताकार रूप ले लेती है। जो वृत्ताकार रूप लेती है तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि जो भंवर धाराएं वृत्ताकार रूप लेती है तो धारा के ये भंवर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। यानी ये जो धारा के भंवरें होती है जो वृत्ताकार रूप लेती है वो चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और यही चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए ऐसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल सटीक ऐसे ही लिखना है कि क्या होता है कि जब वृत्ताकार रूप ले लेगी भंवर धारा तब क्या होगा कि धारा की ये भंवर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी और यही वह चुंबकीय क्षेत्र बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित का विरोध करती है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। समझ में आया बाबू? आया तो बाबू देखिए इतना मेहनत पे आप लोग लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्लास है, बहुत ही ज्यादा मस्त क्लास है बाबू, ऐसे ही क्लास आपको करना है जिनके यहाँ पे देखिए एग्जाम पर। अब देखिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो स्क्रीनशॉट लेके इसका पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बाबू लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
13 नंबर कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है क्योंकि जो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे इसको बचाया जा सके, भंवर धाराओं से ऊर्जा से होने वाली हानि से बचाया जा सके, इसके लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखिए, ये भी लिख सकते हैं कि भंवर, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे हानि से, यानी जो ऊर्जा से उसके हानि पहुंचने वाला है ट्रांसफार्मर को, उससे बचाया जा सके, इसीलिए जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है उसको परतदार बनाया जाता है। ये तो और आसान है, लेकिन यहाँ पे भी लिखे हैं, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर के लोहे को क्रोड में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती है जिसके कारण लोहे का क्रोड गर्म हो जाता है, इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का यहाँ देखिए उष्मा ऊर्जा में क्षय हो जाता है, यानी हानि को कम करने के लिए क्रोड को एक दूसरे के यहाँ देखिए विद्युत रोधी लोहे के पट्टी के द्वारा परतदार बनाया जाता है और यह क्रोड को परतदार कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी हो गया, ये क्या हो गया, लेंदी हो गया। अब आप लिखिएगा ऐसे लिखना है, बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो ट्रांसफार्मर में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो जो ऊर्जा का हानि होगा उससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है उसको परतदार बनाया जा सकता है, परतदार बनाया जाता है। आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, और आप लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, चाहे तो आप लोग ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए ये इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शंट के दो उपयोग लिखे। देखिए कितनी बार आया, 15, 19 में देख लीजिए 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भंवर धाराओं के उपयोगों को लिखें। सॉरी, यहाँ पे देखिए शंट के उपयोग लिखे, कितने, तो आपको कैसे लिखना है हम क्या बताएं, टॉपर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख के आपको टॉप करना है। देखिए शंट के दो उपयोग निम्नलिखित है, पहले लिखना है, उसके बाद से आपको लिखना है कि शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से बचाता है। जो शंट होता है बाबू, शंट का उपयोग में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से जो क्षति यानी हानि पहुंचने वाली होती है उससे क्या करता है, उसे बचाता है। अब यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर के समानांतर में शंट लगाकर और इसे आमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी आप देखिए गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में शंट लगाकर इसे आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम संयोजन में शंट लगा के हम लोग इसको आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो शंट के द्वारा। तो ये शंट के दो उपयोग हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी 15 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, क्या लिखिएगा। देखिए यहां देखिए अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो अपवर्तनांक एक नियतांक है जिसकी मदद से किसी भी माध्यम की प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। अपवर्तनांक एक नियतांक है जिसकी मदद से किसी भी माध्यम की प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है, तो माध्यम के अपवर्तनांक के और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करेगा। तो ये बाबू थे 15 ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए 15 क्या थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ये 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर हालत में याद होना चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ही आता है। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कीजिए, तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार लाइक कीजिए और अभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। अब मिलते हैं हम यहाँ देखिए दोपहर वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।